नमस्ते दोस्तों, आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी मीन्स धन संपत्ति का मनोविज्ञान बुक का पॉडकास्ट देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पैसे को लेकर हम सब क्या सोचते हैं कि ये सब बस गणित का खेल है। बिल्कुल, कितना आया, कितना गया, कितना बचा। एग्जैक्टली सब कुछ नंबरों में, स्प्रेडशीट में। लेकिन आज जिन लेखों पर हम बात करने वाले हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना आपकी हार्वर्ड की डिग्री से ज्यादा आपके बर्ताव पर, आपकी आदतों पर निर्भर करता है। और इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे, ये समझना कि क्यों एक साधारण चौकीदार करोड़ों की संपत्ति बना सकता है और हार्वर्ड से पढ़ा लिखा एक टॉप का एग्जीक्यूटिव दिवालिया हो सकता है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इस बात को समझने के लिए दो लोगों की सच्ची कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये वही थे जो चौकीदार थे? हाँ, अमेरिका के एक छोटे से गांव में चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। पूरी जिंदगी उन्होंने यही किया। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कून, हार्वर्ड से पढ़े लिखे, मेरिल लिंच जैसे बड़े बैंक में एक टॉप के एग्जीक्यूटिव। मतलब एक कामयाब जिंदगी की हर निशानी उनके पास थी। दोनों की कहानियों का अंजाम क्या हुआ यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब रोनाल्ड रीड की 92 साल की उम्र में मौत हुई तो दुनिया हैरान रह गई। इस मामूली से दिखने वाले चौकीदार ने चुपचाप $8 मिलियन जमा कर लिए थे। $8 मिलियन आज के हिसाब से तो ये करीब 65 करोड़ रुपए हुए। जी, और वहीं रिचर्ड फुस्कोन, जिन्होंने बेशुमार दौलत कमाई थी, 2008 के वित्तीय संकट में दिवालिया हो गए। ओहो। उन्होंने अपने आलीशान घर को नीलाम होते देखा। तो एक ही समय, एक ही अर्थव्यवस्था, पर नतीजे जमीन आसमान जितने अलग। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ऐसा होता कैसे है। ये सब दिमागी खेल है और आज हम इसी खेल के नियम समझने वाले हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले उस फर्क की बात करते हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। अमीर बनना और अमीर बने रहना। हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो बिल्कुल अलग हुनर हैं। इसे समझने के लिए 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के दौर में चलते हैं। ओके। उस दौर के दो बड़े खिलाड़ी थे। एक जेसी लिवरमूर, जिन्हें अपने समय का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडर माना जाता था, और दूसरे थे अब्राहम जर्मांस्की, जो एक बहुत ही सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे। दोनों करोड़पति थे। और फिर आया वो दिन जिसे इतिहास ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानता है ना, जब बाजार बुरी तरह से गिरा था। हाँ, उस तबाही में लिवरमूर ने बाजार के गिरने पर दांव लगाया था। उन्होंने मंदी की भविष्यवाणी की और जब सब बर्बाद हो रहे थे तब वो पैसे बना रहे थे। वो एक ही दिन में आज के हिसाब से $3 बिलियन से ज्यादा कमा गए। 3 बिलियन? रातों रात वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। और जर्मांस्की का क्या हुआ? जर्मांस्की, जिन्होंने बाजार के उठने पर पैसा लगाया था, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनकी सारी दौलत डूब गई। तो एक नजर में देखें तो लगता है कि लिवरमूर जीनियस थे और जर्मांस्की ने कोई गलती की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा था। बिल्कुल नहीं। अमीर बनना एक बात है, लिवरमूर ने वो कर दिखाया था। लेकिन अमीर बने रहना वो एक अलग ही कला है। हाँ। अगले 4 सालों में लिवरमूर ने वही किया जो वो हमेशा करते आए थे, बड़े और बड़े दाव लेना। उन्हें अपने ऊपर हद से ज्यादा भरोसा हो गया होगा। एग्जैक्टली। वो बार बार बाजी लगाते रहे और नतीजा, वो अपनी सारी संपत्ति हार गए, भारी कर्ज में डूब गए और आखिरकार 1933 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब जिस आक्रामक रवैये ने, जिस जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें अमीर बनाया, उसी ने उन्हें बर्बाद भी कर दिया। ये एक अजीब विरोधाभास है। तो कोई इसे संभाले कैसे? यही सबसे बड़ा सबक है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, खुद को साबित करना होता है। हाँ, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए। आपको थोड़ी विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए कि जो किस्मत से मिला है वो किस्मत से जा भी सकता है। यानी फिजूल खर्ची से बचना। और ये मानना पड़ता है कि आपकी सफलता में सिर्फ आपके हुनर का नहीं, बल्कि किस्मत का भी बड़ा हाथ था। इसका कोई और उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफे और चार्ली मंगर का है। उनका एक पार्टनर था, रिक। ओके। रिक भी उन दोनों की तरह ही होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे बहुत जल्दी बहुत अमीर बनना था। अच्छा, धैर्य की कमी थी। हाँ, 1973-74 की मंदी में जब बाजार गिरा तो रिक ने उधार लेकर बहुत ज्यादा निवेश कर रखा था। उसे अपनी होल्डिंग्स बहुत कम दाम पर बेचनी पड़ी। वो लगभग बर्बाद हो गया। और बफे और मंगर? वो दौर उन्होंने आराम से पार कर लिया, क्योंकि वो उधार लेकर दाव नहीं लगा रहे थे। वो अमीर बने रहे क्योंकि उनके पास सिर्फ अमीर बनाने वाला नहीं, बल्कि अमीर बने रहने वाला हुनर भी था।
तो बफे की सफलता का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। पर उनकी दौलत का जो आंकड़ा है, उसमें एक बात है जो दिमाग घुमा देती है। कहते हैं कि उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने। मतलब उनकी लगभग सारी दौलत तब बनी जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कैसे मुमकिन है? इसमें सिर्फ अच्छे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कुछ और भी होगा। बिल्कुल, और वो कुछ और है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। हाँ, पर ज्यादातर लोग इसकी असली शक्ति को समझ ही नहीं पाते। बफे की कामयाबी का राज ये नहीं है कि वह सबसे बेहतरीन निवेशक हैं, बल्कि ये है कि वो लगभग 75 सालों से लगातार एक अच्छे निवेशक बने हुए। और उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरुआत की थी। 10 साल की उम्र में। इसे किसी और तरीके से समझा सकते हैं? ये कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करती है? अच्छा, इसे समझने के लिए हिमयुग का उदाहरण लेते हैं, मतलब आइस एज। आइस एज, ओके। तो क्या पृथ्वी पर हिमयुग इसलिए आया कि बस एक साल मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ये तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, ये हजारों सालों तक चले एक बहुत ही छोटे से बदलाव का नतीजा था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव में एक मामूली सा बदलाव हुआ। अच्छा। इस बदलाव की वजह से गर्मियां उतनी गर्म नहीं रहीं जितनी हुआ करती थी। नतीजा ये हुआ कि पिछली सर्दियों में जो बर्फ जमी थी वो गर्मियों में पूरी तरह पिघल नहीं पाई, और फिर अगली सर्दियों में उस पर और बर्फ जम गई। एग्जैक्टली। और ये प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रही। बर्फ की एक पतली परत पर दूसरी परत, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। कंपाउंडिंग ठीक ऐसे ही काम करती है। छोटे छोटे मुनाफे जब लंबे समय तक जुड़ते रहते हैं तो वो पहाड़ जैसे नतीजे देते हैं। वाह, तो समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल। एक और उदाहरण दूं? जरूर। जेम्स साइमंस नाम के एक हेज फंड मैनेजर हैं। उन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। 1988 से उनका औसत वार्षिक रिटर्न 66% रहा है। 66%? हाँ। वॉरेन बफे का तो करीब 22% है। हाँ, साइमंस बफे से 3 गुना बेहतर निवेशक हैं। लेकिन जानते हैं उनकी संपत्ति कितनी है? करीब 23 बिलियन डॉलर, जो बफे से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम बफे की आधी उम्र में शुरू किया। अगर साइमंस बफे जितने लंबे समय तक 66% का रिटर्न हासिल कर पाते तो उनकी संपत्ति इतनी होती कि उसे गिना नहीं जा सकता। खरबों खरबों डॉलर। इससे तो ये साफ है कि अच्छा रिटर्न जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है लंबा समय। बिल्कुल। पर जब कोई इतना अमीर हो जाता है तो एक सवाल और उठता है, कितना पैसा काफी होता है? और कुछ लोग जिनके पास काफी से भी कहीं ज्यादा होता है, वो सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? ये पैसे के मनोविज्ञान का सबसे पेचीदा हिस्सा है। कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता की कहानी लीजिए। मैकिन्जी के सीईओ। हाँ, वो एक अनाथालय से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बने। रिटायरमेंट के समय उनकी संपत्ति $100 मिलियन थी। $100 मिलियन? मेरे लिए तो ये इतनी रकम है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इसके बाद और क्या चाहिए होगा। सही बात है, लेकिन रजत गुप्ता को अरबपति बनना था। वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे और उस समय वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे जो अरबपति थे। तो उन्हें अपने 100 मिलियन कम लगने लगे। हाँ, और इसी चाहत ने उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए उकसाया। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जानकारी लीक की और अंत में उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी इज्जत, उनकी आजादी, उनकी दौलत, सब कुछ चला गया। सब कुछ। ऐसा ही कुछ बर्नी मैडॉफ के साथ भी हुआ था, है ना? हाँ, मैडॉफ का मामला तो और भी हैरान करने वाला है ना। उनकी एक मार्केट मेकिंग फर्म थी जो पूरी तरह से कानूनी और बेहद सफल थी। वो उसे हर साल 25 से 50 मिलियन डॉलर आराम से कमा रहे थे। फिर भी उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। क्यों? जब आपके पास पहले से ही इतनी दौलत है तो आप ऐसा जोखिम क्यों लेंगे? इसका जवाब है सामाजिक तुलना। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। अच्छा। एक बेसबॉल खिलाड़ी जो साल के $5 लाख कमाता है, वो खुद को गरीब महसूस कर सकता है जब वो अपनी तुलना माइक ट्राउट से करता है, जो साल के $36 मिलियन कमाते हैं। और माइक ट्राउट, वो भी किसी से तुलना करते होंगे? शायद वो अपनी तुलना किसी हेज फंड मैनेजर से करते होंगे जो साल का $340 मिलियन कमाता है, और वो मैनेजर अपनी तुलना जेफ बेजोस से करता होगा। तो ये एक ऐसी रेस है जिससे कोई जीत ही नहीं सकता। कभी नहीं। आप हमेशा किसी ऐसे को ढूंढ सकते हैं जिसके पास आपसे ज्यादा हो। तो इस रेस को जीतने का तरीका क्या है? जीतने का एकमात्र तरीका है कि इसे लड़ाई ना जाए। ये समझना और स्वीकार करना कि आपके पास पर्याप्त है। खुशी इस बात में है कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, न कि इस बात में कि आप दूसरों से आगे हैं। बिल्कुल।
जैसा कि लास वेगस के कसिनो डीलर ने एक बार कहा था, कैसीनो में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? जैसे ही आप दरवाजे से अंदर आएं, घूमकर बाहर निकल जाएं। वाह, अभी तक हमने व्यवहार, धैर्य और लालच की बात की, लेकिन इन सब में एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, किस्मत। हाँ, भाग्य। क्या बिल गेट्स सिर्फ अपनी मेहनत और होशियारी से इतने सफल हुए? लेख बताते हैं कि उनकी कहानी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। बिल गेट्स भी जरूर होशियार थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो 10 लाख में किसी एक को भी नहीं मिलता। कौन सा मौका? 1968 में जब वो हाई स्कूल में थे तो उनका स्कूल लेक साइड स्कूल दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जिसके पास अपना कंप्यूटर था। 1968 में एक स्कूल में कंप्यूटर? ये तो सुनने में ही अनोखा लगता है। बिल्कुल। उस दौर में ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी कंप्यूटर नहीं होता था। गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन को उस मशीन पर हजारों घंटे बिताने का मौका मिला। किस्मत की बात, लेकिन कहते हैं कि किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सही। अब जोखिम का पहलू देखिए। लेक साइड में बिल गेट्स का एक और दोस्त था, केंट इवांस। वो कंप्यूटर में गेट्स और एलन जितना ही माहिर था। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और उन्होंने भविष्य में साथ काम करने के सपने देखे थे। लेकिन क्या? हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले केंट इवांस की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, एक ही माहौल, एक जैसी प्रतिभा, एक जैसे सपने। एक को दुनिया बदलने वाली सफलता मिली, दूसरे को अपनी जिंदगी पूरी करने का मौका भी नहीं मिला। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत प्रयास के अलावा भी कुछ ताकतें हैं जो हमारे नतीजों को तय करती हैं। बिल्कुल। हम सफलता को हमेशा मेहनत का इनाम और असफलता को आलस की सजा मान लेते हैं, पर असल में किस्मत और जोखिम का खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। जब हम कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर जैसे पुराने उद्योगपतियों को देखते हैं तो हम अक्सर उनके कानून तोड़ने वाले तरीकों को साहसी व्यावसायिक कौशल कहकर सराहते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत नहीं थी कि वो एनरॉन की तरह पकड़े नहीं गए? बिल्कुल। प्रेरणादायक रूप से निडर और मूर्खतापूर्ण रूप से लापरवाह के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और वो हमें नतीजा आने के बाद ही दिखाई देती है। सही बात है। अगर आपका दांव चल गया तो आप जीनियस हैं, अगर नहीं चला तो आप मूर्ख हैं। जबकि हो सकता है कि दोनों ने एक जैसा ही जोखिम लिया हो, बस एक की किस्मत अच्छी थी और दूसरे की खराब। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि पैसा और दौलत सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये मनोविज्ञान, व्यवहार, भाग्य और विनम्रता का एक बहुत ही जटिल खेल है। चाहे वो वॉरेन बफे का दशकों लंबा धैर्य हो जो कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का मौका देता है, या फिर रजत गुप्ता का लालच जो पर्याप्त की सीमा को पार कर जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि अमीर बने रहना है। और इसके लिए हमें सामाजिक तुलना के जाल से बचना होगा और ये समझना होगा कि निवेश में सबसे बड़ा फायदा किसी सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने से मिलता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। अपने बचपन या जवानी के दिनों को याद कीजिए। पैसे को लेकर आपके परिवार का माहौल कैसा था? क्या आपने गरीबी देखी या फिर आपके आसपास हमेशा पैसा रहा? ये एक अच्छा सवाल है। आपके जीवन के वो कौन से अनुभव हैं जिन्हें आपने शायद कभी पैसे से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा, लेकिन जो आज भी आपके वित्तीय निर्णयों को, आपके जोखिम लेने के तरीके को और आपकी बचत की आदतों को चुपचाप प्रभावित कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अनुभव